नमस्कार दोस्तों, जब रफ़ी साहब छोटे थे तो इनके बड़े भाई की नाई की दुकान थी। तो नाई के दुकान पर ही रफ़ी साहब का अधिकतर वक्त गुजरता था। उस वक्त रफ़ी साहब की उम्र महज 7 साल थी। बड़े भाई के नाई के दुकान के सामने से रोज एक फकीर गीत गुनगुनाते हुए जाता था और रफ़ी साहब उस वक्त दुकान पे बैठे रहते थे। फकीर का रोज पीछा करते थे और पीछा करके उसका गीत सुना करते थे, क्योंकि रफ़ी साहब को वो गीत बहुत अच्छा लगता था। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं हूँ कुमार जीवन और आप देख रहे हैं कुमार जीवन चैनल। कुमार जीवन चैनल में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था और इनकी स्कूली पढ़ाई भी सुल्तान सिंह में ही हुई थी। जब रफ़ी साहब 7 साल के थे तभी उनका परिवार रोजगार की तलाश में लाहौर आ चुका था। रफ़ी के परिवार को संगीत से कोई खास लगाव नहीं था। वहीं रफ़ी के बड़े भाई ने रोजगार के लिए एक नाई की दुकान खोल ली थी। बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चलता था और मोहम्मद रफ़ी भी अपने बड़े भाई के नाई के दुकान पे बैठकर अपना टाइम पास किया करते थे। नाई की दुकान के सामने से रोज एक फकीर गाता हुआ जाता था, तो रफ़ी साहब उस फकीर का पीछा किया करते थे और उनके गाए हुए गाने सुनते भी थे और बाद में रफ़ी ने उनके गाने का नकल भी उतार लिया था। आस पड़ोस के 4 लोगों के सामने मोहम्मद रफ़ी नकल किया हुआ गीत भी गाने लगे थे और लोग भी वाहवाही करने लगे थे, लेकिन बात वही थी, रात गई बात गई। वैसे रफ़ी की आवाज लोग पसंद करने लगे थे और आस पड़ोस के लोकल लोगों में रफ़ी की आवाज की प्रशंसा होने लगी थी। लेकिन बस इतना ही नाम था, ख्याति के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। मोहम्मद हमीद ने जब रफ़ी को संगीत के प्रति रुचि को देखा और मोहम्मद रफ़ी को उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास संगीत की शिक्षा लेने को कहा और भेजा भी। एक बार की बात है कि ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में देश के प्रसिद्ध गायक कुंदन लाल सहगल अपना प्रोग्राम करने आए थे। कुंदन लाल सहगल का प्रोग्राम देखने मोहम्मद रफ़ी और उनके बड़े भाई भी गए थे। प्रोग्राम शुरू ही हुआ था कि अकस्मात बिजली चली गई और बिजली चले जाने की वजह से, बिजली गुल हो जाने की वजह से कुंदन लाल सहगल ने गाने को मना कर दिया था और उसी वक्त मोहम्मद रफ़ी के बड़े भाई ने ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट किया कि एक बार मोहम्मद रफ़ी को इस स्टेज पे गाने का चांस दिया जाए जब तक लाइट नहीं आती है। भीड़ काफी बढ़ गई थी और हो हल्ला भी होने लगा था। आयोजक को बात समझ में आ गई और आयोजक ने तुरंत मोहम्मद रफ़ी को गाने के लिए मौका दे दिया। उस वक्त मोहम्मद रफ़ी की उम्र महज 13 साल की थी और मोहम्मद रफ़ी का ये पहला सार्वजनिक प्रोग्राम था। श्याम सुंदर, जो उस वक्त एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, उन्होंने भी रफ़ी साहब को सुना और सुन के उनके स्वर से मुग्ध हो गए। श्याम सुंदर जी ने मोहम्मद रफ़ी को अपने फिल्म में गाने का न्योता दे दिया और इस तरह मोहम्मद रफ़ी को पहली बार फिल्म में गाने का मौका मिल गया। मोहम्मद रफ़ी ने अपने लाइफ का सबसे पहला गाना एक पंजाबी फिल्म के लिए गाया था। जो श्याम सुंदर जी ने म्यूजिक दिया था, वो फिल्म पंजाबी फिल्म थी और वो साल था 1944। दिन बीतने लगा, ऐसे ही लगभग 2 साल बीत गए। फिर एकदम से 1946 में मोहम्मद रफ़ी ने बॉम्बे आने का फैसला किया। मोहम्मद रफ़ी को मुंबई में प्लेबैक सिंगर के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ा था।
आखिर में संगीतकार नौशाद से मोहम्मद रफी की मुलाकात हुई और नौशाद ने मोहम्मद रफी को अपने पहले आप में गाने का प्लेबैक करने का मौका दिया। फिर आया 1950 मतलब साल 1950। 50 के दशक में शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, नौशाद, इन लोगों ने उस वक्त मोहम्मद रफी से बहुत ही लोकप्रिय गीत गवाए और ये सिलसिला लगभग 10 सालों तक चलता रहा। 1960 के दशक में संगीतकार रवि ने भी मोहम्मद रफी को चांस दिया। संगीतकार रवि ने मोहम्मद रफी को बहुत सारे गीत गवाए। उसमें एक गीत था चौदहवीं का चांद हो तुम, चौदहवीं का चांद हो तुम। ये था वो गीत। साल था 1960 और चौदहवीं का चांद फिल्म के टाइटल सॉन्ग के लिए रफी साहब को चांस मिला। और इस फिल्म के कारण ही मोहम्मद रफी को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद 1961 में घराना, 1965 में काजल, 1966 में दो बदन, 1968 में नीलकमल और इन फिल्मों के सारे गीत सुपर हिट रहे। और उस वक्त रफी साहब का अपना एक स्टाइल बन गया और उनकी एक जगह बन गई। 1961 में रफी साहब को दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला और वो फिल्म थी ससुराल और वो गीत था तेरी प्यारी प्यारी सूरत को। आइए वो गीत सुनते हैं। शत्रुघ्न जी वो गीत सुनाएंगे हमें। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्म पत्तू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्म पत्तू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्म पत्तू। एक झलक जो आता है, राही वहीं रुक जाता है। एक झलक जो आता है, राही वहीं रुक जाता है। देख तेरा रूप सलोना, चांद सर को झुकाता है। देखा न कर
इस गीत के लिए भी रफी साहब को तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 1965 में भारत सरकार द्वारा रफी साहब को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1965 में म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी के निर्देशन में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था जब जब फूल खिले और एक गीत ने खूब लोकप्रियता कमाया था और वो गीत के बोल थे, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने संगीत की पहली शुरुआत भी रफी साहब के गीत से ही की और वो साल था 1963। फिल्म था पारसमणि। पारसमणि के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने लता और रफी दोनों से एक डुएट गीत गवाया था जो बहुत ही सुपर हिट गीत रहा। वो गीत था सलामत रहो और एक और गीत था वो जब याद आए। आइए शत्रुघ्न जी से 2 लाइनें सुनते हैं। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। ये गीत उस वक्त टॉप पर पहुंचा हुआ था। फिर आया साल 1966 और फिल्म था सूरज और गीत था बहारो फूल बरसाओ। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। आओ रागिनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगाई ने प्यारी आँखों में, उतरना है घटा का जल लगाई ने प्यारी आँखों में। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ये गीत भी बहुत फेमस हुआ और इस गीत के साथ ही मोहम्मद रफी को चौथा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। सूरज के म्यूजिक डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन। फिर 1968 में शंकर जयकिशन के म्यूजिक डायरेक्शन में रफी साहब ने एक और फिल्म के लिए गीत गाया। फिल्म का नाम था ब्रह्मचारी और बोल थे, दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर। कर यादों में तुमको अपनी बनाकर रखूंगा मैं दिल के पास। मत हो मेरी जाऊदा, मत हो मेरी जाऊदा, दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर यादों को अपनी तुमको बनाकर रखूंगा मैं दिल के पास। मत हो मेरी जाऊदा, मत हो मेरी जाऊदा, मत हो मेरी जाऊदा। 1965 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में
रफी साहब ने एक और धमाल गीत गाया और ये गीत बहुत ही मशहूर हुआ। फिल्म का नाम था दोस्ती। गाने के बोल थे, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। और दोस्तों, इस गीत के लिए भी रफी साहब को फिल्म फेयर का 5वां अवार्ड मिला। तो रफी साहब ने अपने जीवन में कुल कितने गाने गाए हैं, इसका सही अंदाजा मिलना बड़ा मुश्किल है। 1970 के दशक में गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा है कि सबसे ज्यादा गाने गाने का रिकॉर्ड लता मंगेशकर जी का है। लता जी को ही सबसे ज्यादा गाना रिकॉर्ड करने का श्रेय जाता है, जिन्होंने कुल 25,000 गाने अब तक रिकॉर्ड किए हैं। लेकिन दोस्तों, रफी साहब ने इसका खंडन करते हुए कहा और गिनीज बुक्स को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी के अनुसार गिनीज बुक्स ने अपने नए एडिशन में ये डाला कि रफी साहब ने 1944 से 1980 तक करीब 28,000 गीत गाए हैं। इसके बाद 1992 में गिनीज बुक्स ने गायकों के रिकॉर्ड का लाइन था वही हटा दिया। अब वो गायकों के रिकॉर्ड के जो काउंटिंग नहीं रखते। मोहम्मद रफी, जिन्हें लोग रफी साहब के नाम से जानते हैं, कोई रफी कहता है, कोई मोहम्मद रफी कहता है, कोई रफी साहब कहता है। हिंदी सिनेमा के टॉप मोस्ट प्लेबैक सिंगर्स में अभी तक मोहम्मद रफी साहब ही हैं। अपनी मधुर आवाज के लिए रफी साहब ने अपने साथ के गायकों को काफी पीछे छोड़ दिया है। उस वक्त रफी साहब को बादशाह तरन्नुम भी कहा जाता था। बैजू बावरा फिल्म के गानों से रफी साहब बिल्कुल ही स्टार बन गए थे और बैजू बावरा के बाद रफी साहब ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1980 को 1980 को हार्ट अटैक के कारण रफी साहब का इंतकाल हो गया और उस वक्त रफी साहब सिर्फ 55 साल के थे। दोस्तों, रफी साहब का आखिरी दिन मतलब 31 जुलाई, वो क्या वाकया था, कैसे क्या हुआ था, मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। 31 जुलाई को रफी साहब जल्दी उठ गए थे। उन्होंने 9:30 बजे नाश्ता किया और एक बंगाली प्रोड्यूसर थे घोषदा के गाने का रिहर्सल करने लगे। कमल घोष उनके घर पर ही आए थे क्योंकि उनको पता था उनकी तबीयत ठीक नहीं है और यही कारण था कि रफी साहब बहुत कम बाहर जाया करते थे। रिहर्सल हुआ गीत का और घोष साहब अपने घर चले गए। घोष के अपने घर जाते ही रफी साहब के सीने में हल्का दर्द शुरू होने लगा। उनकी साले जहीर भाई, जो रफी साहब के पर्सनल सेक्रेटरी भी थे, उनको ये खबर लगी। जहीर भाई ने रफी साहब को सोनामेंट की टैबलेट दी। रफी साहब को इसके पहले भी 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था, लेकिन इसके पहले हार्ट अटैक बहुत ही माइल्ड हार्ट अटैक था और रफी साहब ने इसी कारण इस बात को नजरअंदाज कर दिया। दोपहर 1 बजे डॉक्टर से बातचीत भी हुई थी। इसके बाद 1:15 पे मोहम्मद रफी के घरेलू डॉक्टर के.एम. मोदी उनके घर पे आए और रफी साहब की जांच की। डॉक्टर साहब ने ये कहा कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ गई है, इनको जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और फिलहाल अभी ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दो। हॉस्पिटल जाने की बात जब हुई तो रफी साहब एम्बुलेंस से हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे। फिर वो अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल जाने को तैयार हो गए और फिर वो अपने कमरे से चलकर अपने गाड़ी तक पैदल आए थे और अपने गाड़ी में बैठे थे। इसके बाद करीब 2 बजे रफी साहब को माहिम के नेशनल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां डॉक्टरों के पास पेसमेकर की मशीन नहीं थी, जो हार्ट अटैक के पेशेंट के लिए बहुत ही जरूरी मशीन है।
डॉक्टर को ये पता चला कि बॉम्बे हॉस्पिटल में पेसमेकर की मशीन है और फिर तुरंत वहां से रफी साहब को बॉम्बे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया और बॉम्बे हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने मिलकर रफी साहब को पेसमेकर इंस्टॉल कर दिया था। लेकिन वो पेसमेकर ढंग से काम नहीं कर रहा था और दूसरे पेसमेकर का इंतजाम में डॉक्टर परेशान थे। दूसरे पेसमेकर मशीन के इंतजाम करने में रात के 9 बज चुके थे और इस आपाधापी में समय बीतता गया। समय नहीं रुकता, सभी जानते हैं। समय अगर डॉक्टर को मिल जाता तो शायद डॉक्टर रफी साहब को बचा सकते थे। रात को 9 बजे डॉक्टर M.K. मोदी और डॉक्टर डागर ने रफी साहब को अटेंड किया था। इस तरह रात के 10 बज चुके थे और 10:10 पे रफी साहब को तीसरा हार्ट अटैक आया और उनकी सांसें उखड़ गई, उनका निधन हो गया। डॉक्टरों ने भी रफी साहब को मृत घोषित कर दिया। रात भर रफी साहब के मृत शरीर को हॉस्पिटल में ही रखा गया। 1 अगस्त 1980 को 9:30 बजे सुबह उनकी बॉडी उनके परिजनों को सौंप दी गई। रफी साहब के दोस्त शाहिद बिजनौरी ने उन्हें आखिरी गसूल दिया। करीब 12:30 बजे दोपहर को उनका जनाजा घर से निकला। जनाजा घर से रवाना हुआ और करीब 2 बजे बांद्रा की बड़ी मस्जिद में नवाजे जनाजा की रस्म पूरी हुई और करीब 2:30 बजे सब लोग रफी साहब को लेके सेंटा क्रूज के कब्रिस्तान की ओर रवाना हो गए। दोस्तों, बड़े आश्चर्य की बात है कि सारा रास्ता मुंबई में उस दिन इतनी झमाझम बारिश कभी नहीं हुई जितना उस दिन हुआ। ऐसा लग रहा था कि ऊपर से खुदा भी देख के रो रहे हों और खूब मुसलधार बारिश हुई। उसी बारिश में जनाजा को लेके लोग सेंटा क्रूज कब्रिस्तान में पहुंचे और 6:30 बजे रफी साहब के मृत शरीर को दफनाया गया। बड़े आश्चर्य की बात है, दफनाते ही बारिश भी रुक गई। ये सब खुदा का करिश्मा है। दोस्तों, रफी साहब तो चले गए और अपने पीछे छोड़ गए वो यादें, वो गीत, वो मधुर स्वर और उन्हीं के शब्दों में उन्होंने कहा था, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे। नमस्कार दोस्तों, रफी साहब जैसे महान गायक को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। जो मिल गया उसे तो मुकद्दर समझ लिया।